हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ स्कॉलर्स बैच में और आज हम क्लास 11th की लास्ट यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 11th की लास्ट फाइनल 5th यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उससे पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले तो 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि एनएमसी का नया गाइडलाइन आ गया है और जिसकी हमें उम्मीद थी वो हुआ है। सिलेबस रिड्यूस हो गया है और नए सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ 6 चैप्टर्स बचे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था डाइजेशन, वो अब रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में फोकस करेंगे इन 6 चैप्टर्स के ऊपर। उसमें से सबसे पहला चैप्टर जिससे आज हम इस यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फंक्शनिंग। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने प्लांट के फंक्शनिंग्स के बारे में स्टडी किया था, कौन कौन से प्रोसेसेस उसके अंदर होते थे। यहां पर हम ह्यूमंस के अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इनको डिवाइड किया है सिस्टम्स के बेसिस पर, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, लाइक दैट। तो उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा फोकस्ड रहेगा लंग्स के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर, या जिसको हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वर्ड में कुछ फर्क है। क्या है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, ब्रीदिंग वर्ड फोकस करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। ब्रीदिंग वर्ड फोकस करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? यानी कि वही इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेल ऑफ CO2। इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल CO2। अब बात आई कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, जरा सोचिए। तो आप लोगों को पता है बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत, मैं रेस्पिरेशन में भी पढ़ा चुकी हूं कि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ताकि वो फूड का ऑक्सीडेशन कर सके और एनर्जी रिलीज कर सके। तो फूड का ऑक्सीडेशन हो सके ताकि एनर्जी निकल सके। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर ली, CO2 बाहर निकाला, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं और दिस पर्टिकुलर टॉपिक इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का। ऑल्दो ये बात अलग है कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो मेरे मुंह से भी कई बार रेस्पिरेशन निकलेगा, जबकि मैं बात इन्हीं सब के बारे में कर रही होंगी। अब बात आई कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन करता कौन है या ब्रीदिंग करता कौन है। तो ब्रीदिंग ऑर्गन की बात हो रही है। हमारी बॉडी में वो लंग्स हैं, पर क्या सबके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स होते हैं? क्या ऐसा है कि फिक्स है कि लंग्स ही है सबके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन? तो ये तो बात सही नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे या अलग अलग जगहों पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्कीहेल्मिन्थ्स, इन सबके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन हो जाता है, जनरल प्रोसेस है डिफ्यूजन, और उससे इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आया आपका एनेलिडा। एनेलिडा की अगर मैं बात करूं तो एनेलिडा के अंदर
आपको देखने को मिलेगा कि जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है उसमें मॉइस्ट स्किन का काम है, मॉइस्ट स्किन या मॉइस्ट क्यूटिकल कह दो, ठीक। जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, जोंक हो गई, इन सब के सरफेस बहुत ही चिपचिपे से हमें दिखते हैं, आपको दूर से दिख जाएंगे। और यहां पर रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए हम इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम इसका नाम रखते हैं। अब नेक्स्ट आ गया, सबसे पहले सबसे गजब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिले थे। ये सब बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं जब मैंने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाई थी। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको गिल्स देखने को मिलते हैं, आपको थ्रू मॉइस्ट स्किन भी रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थ्रू मॉइस्ट स्किन भी रेस्पिरेशन हो सकता है, थ्रू गिल्स भी रेस्पिरेशन हो सकता है। यहां पर ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम भी हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर कुछ के अंदर लंग्स और कुछ के अंदर बुक लंग्स भी देखने को मिल सकते हैं। इतने सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपोडा में होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे मॉलिस्का की, तो मॉलिस्का में भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है या ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। अब मैं फोकस करने वाली हूं किसके ऊपर? मैं फोकस करूंगी हम लोगों के ऊपर, यानी कि वर्टिब्रेट्स के ऊपर। देखिए वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ गए? आपके फिशेस, amphibians, reptiles, right? Aves and mammals. यहां पर फिशेस का रेस्पिरेशन तो एक्वेटिक है ना, ये एक्वेटिक है, तो फिशेस का रेस्पिरेशन तो गिल्स से होता है। एम्फीबियंस का अगर ये पानी में जब है तब गिल्स से होगा, अगर सरफेस में है तो लंग्स से हो सकता है, और फ्रॉग वगैरह के अंदर कुछ के अंदर हमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिला। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगेन वही कि चिपचिपी सी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन हो रहा है, और एव्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स के अंदर लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे मॉडर्न ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट लंग्स। यहां पर हम अब फोकस करेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स किस तरीके से फंक्शन करता है, एवरीथिंग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स की मैं बात करने वाली, ये एक पेयर्ड ऑर्गन है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, जो कि मौजूद होता है थोरैसिक कैविटी में, प्रेजेंट इन थोरैसिक चेंबर बोल देते। थोरैसिक चेंबर के अंदर आपके लंग्स मौजूद होते हैं। थोरैसिक चेंबर है क्या, जरा शुरू करते हैं। यहां से हम आए, ये थोरैसिक मतलब पीछे आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे होती है, यहां पर पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक वर्टिब्रे, आगे की तरफ स्टर्नम और साइड की तरफ रिब से प्रोटेक्टेड है, नीचे की तरफ डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है। देखो मैं आप लोगों को अगर एक जनरल ओवरव्यू बना के बताऊं, साइड से मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई हमारी डॉर्सल साइड, ये हो गई हमारी वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड पर मौजूद होगी आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे, डॉर्सल साइड पर मौजूद होगी आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे। ऐसा करते हैं, इससे कर लेते हैं काम।
चलिए, यहां पर मौजूद होगी आपकी थोरैसिक वर्टीब्रे, डोर्सल बैक साइड में, डोर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। यहां पर थोरैसिक वर्टीब्रे सबसे आगे दिस पोर्शन, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। आप लोगों को भी पता होगा पीछे वर्टीब्रे, आगे जो ये वाली बोन है इसको प्रेस करोगे आपको खुद फील होगा स्टर्नम। यहां पर जहां पे टाई पहनते हैं ना, तो टाई जो आती है बस उसी को हम स्टर्नम कहते हैं। ओके, इसीलिए स्टर्नम का दूसरा नाम, इसीलिए स्टर्नम का दूसरा नाम टाई बोन भी होता है। अब स्टर्नम से रिब केज निकला और पीछे की तरफ चला गया, ठीक है, तो यहां से निकला और इस तरफ पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे में जाके मिल जाता है, ठीक है, आपकी रिब्स होती हैं ये इस तरीके से ये मौजूद है। तो ये हो गया आपका रिब केज। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और क्या क्या होता है यहां पर, मैं बात कर रही हूं किसकी, हमारे थोरैसिक चेंबर की। तो यहां पर नीचे की तरफ डायफ्राम मौजूद होता है, जो कि ऐसा समझो यहां पर बीच नीचे आया पेट, पेट मतलब एब्डोमिनल चेंबर, ठीक है, एब्डोमेन है, ये ऊपर थोरैसिक चेंबर, इन दोनों के बीच की दीवार का काम करता है डायफ्राम। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में कुछ इश्यू कर रही हूं मैं, ठीक है, चलो एक सेकंड स्पेलिंग देख लेते हैं। पहले सही लिखा था बाद में गलत कर दी, डायफ्राम। तुम लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन किया, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को उसका आंसर आया, आपने उसे टिक किया, ओएमआर में भरने जा रहे थे और तभी रुक गए कि यार ये है कि नहीं है, फिर हम क्वेश्चन को ओवर रीड करते हैं, फिर हम ओवर थिंक करते हैं और फिर उसमें हम गलती कर देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स की अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखा करो, कई बार नहीं, हमेशा आपके इंस्टिंक्ट्स आपको बेस्ट सजेशंस ही दे रहे होते हैं। खैर चलिए यहां पर आते हैं, तो मैं क्या कह रही थी कि डायफ्राम होता है विच इज डोम शेप्ड, ठीक है, डोम मतलब गुंबद, गुंबद की जैसे ही तो है ये, कुछ इस तरीके से मोटा और नीचे से पतला। तो बैक साइड डॉर्सल साइड मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम, फ्रंट साइड वेंट्रल साइड मौजूद है स्टर्नम, लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम और लेटरल साइड रिब केज, और इन सब से मिलकर बनता है एयर टाइट थोरैसिक चेंबर। क्या कह रही हूं मैं, इन सब से मिलके बनता है एयर टाइट थोरैसिक चेंबर, और यहीं पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि लंग्स, जैसे कि हार्ट, और ये सब मिलकर उसका प्रोटेक्शन करते हैं। अब हम फोकस करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स के ऊपर, ठीक है, लंग्स किस तरीके से होते हैं उसका डायग्राम मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रही हूं। चलें शुरू करते हैं। भाई आप लोग भी मेरे साथ में इसे जल्दी जल्दी से बना लो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा हमें इसके बारे में देखना है। बहुत ही गंदा लंग्स बना रही हूं मैं शायद,
ठीक है, तुम लोगों को पढ़ना ही तो है, बस देख लो, बहुत ही ज्यादा बुरा बना है। ठीक है भाई, बस ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, लंग्स है, मुझे उससे मतलब है। चलो देखे इधर, लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहां पर मौजूद होता है हार्ट। ये आ गया आपका हार्ट, नीचे की तरफ मौजूद होगा आपका डायफ्राम। एक्चुअली इससे चिपका हुआ होता है, बट ठीक है, मैं भी ऐसे बता रही हूं। पेयर्ड ऑर्गन होते हैं लंग्स। लंग्स की जो मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर से कवर्ड होती है। किस तरीके से, जरा हम बना के देखते हैं। क्या कह रही हूं मैं कि लंग्स की मेम्ब्रेन 2 लेयर से कंप्लीटली कवर्ड होगी। सपोज ये एक लेयर आ गई, पूरी दोनों लेयर्स, दोनों लंग्स कवर्ड होंगे। मैं बस आपको एक बना के बता रही हूं, और ये दूसरी आ गई। इनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बाहर की तरफ है ये हो जाएगी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाली हो जाएगी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये लीजिए, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है उसका नाम है विसरल। उसका नाम है विसरल प्लूरा। इनर मेम्ब्रेन का नाम है विसरल प्लूरा और आउटर मेम्ब्रेन का नाम है पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। और एक चीज देखें, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं हम उसका? प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड इन मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को रोकने का काम करता है। भाई देखो, मम्मी की तरह काम करो। हमारी मम्मियां क्या करती हैं कि कुछ भी आपकी मशीन वगैरह में काम कर रही थी, उसमें दिक्कत हुई तो उसमें ऑयल डाल देती हैं और फिर उनकी वो सिलाई मशीन बढ़िया चलने लगती है। तो ये एक परफेक्ट मशीनरी है, आपकी बॉडी एक परफेक्ट मशीनरी है। तो आपकी बॉडी ने भी देखा कि इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए पहले से ही भगवान ने तेल डाल के भेजा है। तो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? इट इज फिल्ड, प्लूरल फ्लूइड इट इज फिल्ड विद, नहीं, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन और शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, नीचे डायफ्राम तो आ ही गया है, हार्ट मौजूद है। अब हम फोकस करते हैं हमारे इस रेस्पिरेटरी पाथवे पे। ऑलरेडी आप लोगों को जो बात पता होगी कि इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ब्रेक होता है ब्रोंकाई के अंदर। ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, राइट? और अल्टीमेटली यहां पर एंड करते हैं एक बलून जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम एल्वियोलाई का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी का मैं आप लोगों को डायग्राम बताती हूं।
कहां से शुरू हुआ देखो जरा। सबसे पहले ये एपिग्लॉटिक्स लैरिंक्स वर्ड में अभी समझाऊंगी। ट्रैकिया आया, फिर ट्रैकिया ब्रेक हो गया किसमें, ब्रोंकाई, सिंगुलर हुआ तो ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस वैसे ब्रोंकाई। यहां पर ये और छोटे छोटे में ब्रेक हो रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए, ये सब इस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं, राइट। बहुत ही फाइन लाइंस में ये सब ब्रेक होते जा रहे हैं और फिर उसके बाद में एंड कर रहे हैं ऐसे ऐसे एल्वियोलाई के अंदर। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि नीचे की तरफ डायफ्राम मौजूद होगा। यहां पर ये जो चेन जैसा बना रखा है, दिस इज नथिंग बट रिब्स के बारे में हम लोगों को बताया गया है। और यहां पर ये जो येलो कलर का दिखाया गया है, देखिए ये इसके बाहर और इन दोनों के बीच में येलो कलर का फ्लूइड, ये प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड है। अब किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, मैं इसको आप लोगों को समझाने जा रही हूं। होता क्या है जरा समझिए। देखिए, आपने सांस ली, सांस लंग्स में गई, ऑलरेडी आप लोगों को पता है लंग्स में जाने के बाद में उसमें से ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, CO2 दे दिया जाएगा और उसको वापस भेज दिया जाएगा। पर वो कैसा कैसा सफर तय करती है, कहां से कहां जाती है, अब हमें इसको देखना है। तो शुरुआत होती है ये हमारे नॉस्ट्रिल से, ओपनिंग जिसको हम कहेंगे हमारे नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद में हमारे लंग, हमारी हवा मूव करेगी टुवर्ड्स नेजल चेंबर, नेजल चेंबर की तरफ वो मूव करेगी। नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर की तरफ गई, फिर वहां पर एक कॉमन ओपनिंग आती है यहां पे थोड़ा, जहां पर आपका फूड की ओपनिंग और आपके लंग्स की ओपनिंग एक ही होती है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो नेक्स्ट मूवमेंट होगा और ये पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स फेरिंग्स। अगर आप लंग्स की तरफ मूव करना शुरू करो, यानी कि विंड पाइप की तरफ मूव करना शुरू करो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कार्टिलेज का बना हुआ वॉइस बॉक्स, उसी से आवाज निकलती है। तो फिर हवा ट्रैवल करके फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स की तरफ और फिर वहां से हमारी ट्रैकिया आ जाती है। तो नेक्स्ट मूवमेंट होगा आपके ट्रैकिया की तरफ। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, फिफ्थ वर्टिब्रे नहीं, थोरैसिक वर्टिब्रे जहां से शुरू हुई है वहां से फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर जाकर आपके जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो ट्रैकिया मूव करेगी टुवर्ड्स ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का सिंगुलर ब्रोंकस। अब ब्रोंकाई से वो मूव करेगी और फिर और छोटे छोटे और छोटा छोटा इसका डिवीजन होता है, हम कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो मैं आपको ऐसे बता देती हूं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर ये पहुंच जाएगी आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और फिर अल्टीमेटली आपके एल्वियोलाई पर जाएगी। ये लीजिए, और एल्वियोलाई में जाकर यहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, नॉस्ट्रिल से हमारी कहानी शुरू हुई, ठीक है। नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर वहां से ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई।
और यहां पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से पूरा मूवमेंट होता है। अब यहां से ये पूरा पोर्शन नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकाई तक का कहलाता है, दिस पूरा पोर्शन इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट। इस पूरे का नाम है कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि यहां पर सिर्फ गैसेस का कंडक्शन हो रहा है। बाहर से हम हवा लिए और हम बॉडी के अंदर ले आए, ठीक है। टेम्परेचर उसका हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, बॉडी के अकॉर्डिंग कर दिया, हेयर्स और म्यूकस ने सारे भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, एवरीथिंग। लेकिन एल्वियोलाई प्लस उसकी डक्ट्स, ये बनाते हैं एक्सचेंज पार्ट। इसको हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं या फिर हम इसको गैसियस पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है। यहां पर कायदे से CO2 बाहर निकाली जाएगी और ऑक्सीजन ले ली जाएगी, ठीक है। चलिए वापस से मैंने क्या क्या बातें बताई। नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर के थ्रू फैरिंग्स के अंदर ओपनिंग हुई। फैरिंग्स को हम कह सकते हैं कॉमन पॉइंट बिटवीन ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप एंड ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे समझिए कि अगर ये कॉमन पॉइंट है तो खाना कभी ट्रैकिया में क्यों नहीं गया, तो उसका एक कारण है। ट्रैकिया के ऊपर, जैसे अगर सपोज ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के टिप पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है। इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, इसके ऊपर का फ्लैप एपीग्लॉटिस हो गया। मैं क्या कह रही हूं बना के बताती हूं। जैसे अगर सपोज मैंने बोला कि ये ट्रैकिया है, ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो इसके टिप को मैंने बोला ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर इस तरीके का एक फ्लैप मौजूद होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। और इसका हम नाम रखते हैं एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद है इसीलिए एपीग्लॉटिस। क्लियर हुई बात। तो ये जब भी आप स्वॉलो करेंगे, खाने को निगलेंगे, उस टाइम पर ये ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कर लेता है। ये क्या करता है, कवर्स द ओपनिंग of trachea during swallowing। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए लैरिंग्स के बारे में मैंने क्या बोला कि लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है या साउंड बॉक्स है, कुछ भी आप इसको नाम दे दो। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई पर एट 5th thoracic vertebrae, at 5th thoracic vertebrae। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चले एक और बात बताती हूं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और आगे वही प्राइमरी और सेकेंडरी, यहां पर ये कवर्ड होते हैं विद सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। क्या कह रही हूं मैं, जरा समझिए। ऐसी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से ये कवर्ड होते हैं। जैसे अगेन ये हमारा ट्रैकिया है, ऐसी इस तरीके की रिंग्स हैं, यानी कि एक तरफ से थोड़ी सी ओपन है और इन्होंने इस तरीके से ट्रैकिया को कवर कर रखा है।
यहां पर आगे की तरफ से पूरा कवर कर रखा है, पीछे की तरफ से नहीं कर रखा। पीछे की तरफ यानी कि यहां पर मौजूद है आपके वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक वर्टिब्रे मौजूद है, तो पीछे से तो वो प्रोटेक्शन दे रही है। आगे की तरफ से इस तरीके की सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि इनको कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करके रखती हैं। तो मैंने क्या बोला, सी शेप्ड इनकम्प्लीट cartilaginous ring, C-shaped incomplete cartilaginous rings यहां पर मौजूद होती। ये क्या करेंगी, प्रिवेंट देम फॉर कोलैप्सिंग। कौन सा रंग चूज करें बताओ तुम लोग। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्लियर हो गई ये बात। तो ये हमने मोटा मोटा एक आइडिया लिया कि किस किस तरीके से मूवमेंट होता है। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो नॉस्ट्रिल से कैसा कैसा पाथवे फॉलो करती है, लंग्स में आती है, और लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में हमने देख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और मैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स आप लोगों को बताने वाली हूं। किस किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है जरा अब हम इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से इनहेलेशन हो गया गैसेस का और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गई। तो मैं ऐसा बोल सकती हूं, पहला स्टेप है मेरा स्टेप 1, इनहेलेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन की यहां पे बात हो रही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये ट्रैवल करते करते हमारे एल्वियोलाई तक आई और वहां पर ऑक्सीजन तो ब्लड में चली गई और CO2 ब्लड से चली गई एल्वियोलाई के अंदर। तो मैं ऐसा बोल देती हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलाई। अब मेरे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके सारे टिश्यूज में जाएगी। तो मैं कहती हूं पहला प्रोसेस तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट हो गया गैसेस का ब्लड में। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में क्या होगा जरा सोचिए, ब्लड सेल्स तक टिश्यूज तक पहुंच चुका है, वहां पर भी तो एक्सचेंज होगा। वहां पर ऑक्सीजन ब्लड से निकल के टिश्यूज में जाएगी और टिश्यूज से निकल के ब्लड में आ जाएगी। कौन, CO2। तो यहां पर हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज या सेल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि भैया यहां पर ये जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन पहुंच चुकी है फाइनली सेल या टिश्यू के अंदर, उस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स यूजिंग ऑक्सीजन, राइट। इसमें से ये सारे स्टेप्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये आखिरी स्टेप हम लोग ऑलरेडी रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमने उसको पढ़ा है, लेकिन रिमेनिंग सारे स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके कि किस किस तरीके से ये सब होगा। हम इनहेलेशन पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सचेंज क्यों होगा, कैसे होगा, फिर ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, हर चीज को हम पढ़ने समझने वाले हैं। चलिए ये शुरू करें, सबसे पहले स्टेप 1 शुरू करें। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज कराती हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
क्या आप लोगों को यह बात पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? क्या ये बात पता है आप लोगों को कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अगर वॉल्यूम मैं बढ़ा दूं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर दूं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, गैसेस का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में होता है। गैसेस मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर से मूव करती हैं कहां? टुवर्ड्स लो प्रेशर। ये दो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, तभी काम बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चलो किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। यानी कि पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप विच इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इनहेल करना है, लेकिन भैया इसके साथ साथ में CO2 को बाहर भी तो भेजना है, तो एक्सेलेशन ऑफ CO2। जब भी आप सांस अंदर लेते हैं उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन कहलाया जाता है। यानी कि अगर आपने ब्रीद इन कर लिया है तो इंस्पायरेशन, और अगर आपने ब्रीद आउट किया है तो एक्सपायरेशन। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो? अब ये होगा कैसे, बस इन्हीं को हम रिलेट करेंगे और समझेंगे। देखिए, मैं चाह रही हूं कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए, ठीक है। सपोज ये मेरे लंग्स हैं, और हमने ये डिमांड करी है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का मूवमेंट हो। यानी कि ये रहे मेरे लंग्स, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाए। ठीक है, यही तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहां पर मैं चाहती हूं कि बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मेरे लंग्स में एंटर कर जाए। यानी कि यहां पर हाई प्रेशर होना चाहिए और यहां पर लो प्रेशर होना चाहिए, तभी तो मूवमेंट होगा ना। मैं क्या कह रही हूं समझिए, कि एटमॉस्फेयर में जब हाई प्रेशर होगा और लंग्स के अंदर इनसाइड लंग्स जब लो प्रेशर होगा, सिर्फ तब ही हमारे ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक गैसेस ऊपर से अंदर आएंगी। ठीक है, यानी कि मुझे यहां पर लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करनी है। यानी कि अगर मैं प्रेशर कम करना चाहती हूं और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मुझे यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। बस यही एक बेसिक रीजन है कि या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फिजिक्स है कि इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है और क्यों होता है। मैं चाहती हूं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मेरे लंग्स के अंदर आ जाए, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि मुझे लंग्स में लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करने के लिए मुझे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जरा देखिए हम इस वॉल्यूम को बढ़ाते कैसे हैं। इस वॉल्यूम को बढ़ाने में हमारे, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूं, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं इधर शिफ्ट कर देती हूं ताकि यहां पर हमें जगह मिल जाए। देखो अब यहां पे देखो,
मैं चाहती हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिए। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए मुझे जिस चीज की जरूरत है उसको समझते हैं। मुझे सबसे पहले तो चाहिए डायफ्राम, और फिर मुझे चाहिए रिब्स। इन दोनों से मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा, समझिए। देखो ध्यान से, जब आप सांस लेते हैं तो पेट दबा हुआ फील हुआ। सांस लो और रोक के देखो, पेट दबता हुआ फील होता है। क्यों होता है, समझिए। डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। सुनिए ध्यान से, डायफ्राम इस तरीके का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। यहीं पे तो ये इसी तरीके का तो मौजूद होता है, डोम शेप्ड। जब आपको इंस्पायर करना है, यानी कि आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, तो हम वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दो चीजें चाहिए, डायफ्राम और रिब्स। रिब्स क्या करते हैं? रिब्स इस तरीके से मौजूद होते हैं। रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगी। तो रिब्स जो कि पहले इस तरीके से मौजूद था, अब वो इस तरीके से मौजूद है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या कह रही हूं मैं? रिब्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर आपको ऐसा स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिब्स नीचे की तरफ इसका मूवमेंट हो जाएगा, ताकि तभी आपका पेट दबता है। तो मैंने क्या बोला कि जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम के अंदर क्या होगा, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, या डायफ्राम शिफ्टेड बिलो या लोअर साइड, नीचे की तरफ डायफ्राम का मूवमेंट हो गया है। तो डायफ्राम नीचे हो गया तो मुझे ऊपर से नीचे तक थोड़ा एरिया ज्यादा मिल गया, मेरे लंग्स को ज्यादा वॉल्यूम मिल गया, यानी कि एंटीरियर और नीचे एनल वाला पोर्शन पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम इंक्रीजेज एट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस पर मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज आ गई, रिब्स। रिब्स क्या करते हैं, समझिए। सांस लो, छाती फूल जाती है, होता है कि नहीं होता? आपका चेस्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो रिब्स भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मैं बोलूंगी कि रिब्स मूव फॉरवर्ड, और रिब्स के आगे बढ़ने से डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस एट डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हुआ क्योंकि उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई। रिब्स ऊपर की तरफ, आगे की तरफ मूव हो जाएगा, ऊपर नहीं आगे की तरफ, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर आपका वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया? यस, बिल्कुल बढ़ गया। ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है। इसके कारण और इसके कारण, क्या कह रही हूं मैं? ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, और उसके कारण आपका एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया, और बाहर से अंदर भागी भागी अंदर आ गई, बाहर से एयर भागी भागी अंदर आ गई।
अब यहां पर एक और बात हमें समझनी है कि रिब्स आगे की तरफ कैसे मूव हुए। यहां तो डायफ्राम में मैंने बताया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो रिब्स में भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कैसे, जरा समझिए। देखिए, लेट्स सपोज ये मैंने रिब्स बना दी हैं। इन रिब्स के बीच में मसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। मैं बस अभी बहुत ही लेम सा आपको एक डायग्राम समझा रही हूं, जरा देखिए। हम इसको कहते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। अब होता क्या है समझिए। सपोज ये रिब्स है, 1 2 3 4 अलग अलग रिब्स हैं। यहां पर मसल्स मौजूद हैं, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। बाहर की तरफ वाली मसल्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल्स क्योंकि इन दोनों के बीच में है। बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर की तरफ है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब देखो, ये एक रिब था, इस पे एक मसल थी, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि पास आ रही है, तो वो दूसरे को भी अपने पास खींचेगी। पहला वाला रिब यहां पे मौजूद था, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे, अंदर की तरफ ऐसे। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये इसको अपने साथ खींच के लेके जाएगा। ये जा रहा है, ये भी खिंचती हुई चली जाएंगे और ये भी खिंचती हुई चली जाएगी। इसके कारण रिब्स पीछे से आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस अकर्स इन इंटर कोस्टल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, इसीलिए वो बाहर की तरफ मूव करने लगता है। वापस अब सांस लेके देखिए, रिब्स बाहर की तरफ आए। क्यों आए? ये रिब केज था, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, इसको भी ले गई, इसको भी ले गई, इसको भी ले गई, रिब्स फॉरवर्ड मूव कर गए। सांस लिया, डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, पेट पे वजन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अब जरा देखिए जरा, ये मेरे लंग्स थे, ठीक है। इन पे नीचे इस तरीके से डोम शेप था ये, लेकिन बाद में मूव होके क्या हुआ, ये ऐसा रह गया। तो इसीलिए इनके पास जगह है, ये नीचे मूव हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पर ऊपर की तरफ ऐसे रिब केज ने कवर कर रखा था, रोक रखा था, लेकिन रिब केज ही आगे की तरफ मूव हो गया। तो यहां पर ये बाहर की तरफ, आगे की तरफ भी निकल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और बाहर से एयर आएगी, अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी। ये देखिए क्या हुआ, जरा देखते हैं। वॉल्यूम थोरैक्स की इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, रिब केज और स्टर्नम बाहर की तरफ निकल आए और हवा अंदर एंटर करने लग गई। ये था इंस्पायरेशन का प्रोसेस कि किस तरीके से हमने वॉल्यूम को इंक्रीज करके प्रेशर को लोअर डाउन कर दिया और एयर अंदर की तरफ आ गई। जब मुझे एक्सेलेशन करना होता है तो उस टाइम पर मैं चाहती हूं कि मेरे लंग्स से हवा बाहर चली जाए। मैं चाहती हूं कि हवा का मूवमेंट लंग्स से निकले और एटमॉस्फेयर की तरफ हो।
यानी कि मैं क्या करूंगी, मैं लंग्स का प्रेशर बढ़ा दूंगी और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑटोमेटिकली इससे कम हो जाएगा। मैं इसका प्रेशर इतना बढ़ाऊंगी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम लगने लग जाए। अब अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को लोअर डाउन करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, लोअर डाउन करना पड़ेगा, तभी ये पूरा काम होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन देखें, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। जो पहले किया था उसका एकदम उल्टा कर दो। ये हमारे लंग्स है, यहां पर नीचे इस तरीके का डायफ्राम हो गया है और रिब केज भी बाहर की तरफ निकले हुए हैं, है ना। रिब्स, उसके साथ साथ स्टर्नम रेज्ड और यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है। ये पहले की कंडीशन है। अब मुझे करना है एक्सेलेशन। वो कैसे होगा जरा देखें। उसके लिए देखो, ये डायफ्राम वापस से डोम शेप का हो जाएगा। जैसे ही डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन पर आया, लंग्स को नीचे से बढ़ने का वॉल्यूम नहीं मिला, इतना नीचे से वॉल्यूम उसका कम हो गया। अब वो नीचे से उसको जगह मिलनी बंद हो गई और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, वो भी अंदर की तरफ देखो मूवमेंट हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम returns to their original location, to their original location। ठीक है, जरा समझिए। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहां पर वापस से रिलैक्स्ड डायफ्राम मसल्स हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, कॉन्ट्रैक्टेड इंटरकोस्टल मसल्स थी, यहां पर वापस से रिलैक्स्ड इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएंगे और उसी के कारण ये वापस से अपनी लोकेशन पर आ जाएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इतना डिक्रीज कि उसका प्रेशर इतना बढ़ गया कि एटमॉस्फेयर में भागकर गैस निकल जाएगी और ये हो गया आपका एक्सपायरेशन। जरा देखते हैं, तो यहां पर क्या हुआ है, डायफ्राम रिलैक्स करके वापस से ऊपर की तरफ मूव कर गया है। देखिए डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर गया है। रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए हैं। वॉल्यूम थोरैक्स का डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम थोरैक्स का डिक्रीज हो गया है, प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा और एयर बाहर निकल जाएगी, एयर एक्सपेल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ में आया आप लोगों को? ये था कि किस तरीके से एक्चुअली में ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है। अब एनसीईआरटी ने कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दे रखी हैं। ये क्या है, थ्योरी यहां पे लिखी हुई है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूं। एक
एक बार में आप कितनी हवा इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं। नॉर्मली बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कुछ देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, और उस टाइम पर नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है और ना ही आपकी स्लीपिंग कंडीशन है, तब आपकी बॉडी में जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर होगा उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में। एक बार में टाइडल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो 500 ml वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं। तो एक मिनट में कितना हो गया? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक मिनट में हम 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करते हैं। 12 से 16 बार आपका रेस्पिरेशन होता है। आप देखें जरा, एक बार में 500 ml, तो 12 से 16 टाइम्स है, यानी कि 12 5 60, 6000 ml से 8000 ml पर मिनट आप हवा इंस्पायर या एक्सपायर कर देते हैं। नेक्स्ट आया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या है? ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ अ एयर जो कि एक इंसान इंस्पायर या इंस्पायर कर सकता है बाय फोर्सेबल इंस्पायरेशन। यानी कि मैं बैठी हूं, मैंने सांस ली, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, और एडिशनल वॉल्यूम, समझिए ध्यान से, वापस से समझिए, हल्की सी सांस ली और ले ली, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्सफुल रेस्पिरेशन आपने जबरदस्ती किया है उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। समझो ध्यान से, नॉर्मल इंस्पायर किया टाइडल वॉल्यूम, उसके अलावा अगर आपने एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर किया है तो वो कहलाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एवरेज है 2500 से 3000 ml, ठीक है, 2.5 से 3 लीटर हो सकता है। आगे बात करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इसी का उल्टा। आप बैठे हैं, आपने सांस ली, सांस छोड़ी, टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में एडिशनल वॉल्यूम जो आपने एक्सपायर किया, एडिशनल वॉल्यूम जो कि एक फोर्सेबल एक्सपायरेशन में आपने एक्सपायर किया, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का नाम देते हैं। ये कितना है? 1000 से 1100 ml। सर आप खुद भी तो करके देखो, खुद भी तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कैलकुलेट करो। बहुत सारी आई, ठीक है, एक्सपायर किया, खुद आप कंपेयर कर पाएंगे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की क्वांटिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कम है और होती भी है। नेक्स्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिड्यू है, बचा हुआ है। आपने फोर्सेबल एक्सपायरेशन भी कर दिया, जितनी सांस निकाल सकते थे उतनी निकाल दी, लेकिन तब भी लंग्स में थोड़ी हवा भरी रह जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रिमेनिंग है इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन, हम उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। 1100 से 1200 ml ये वॉल्यूम हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये थे वॉल्यूम्स। वापस से मेरे साथ में वॉल्यूम्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आया टाइडल वॉल्यूम, कितना? 500 ml। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सेबल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन IRV 2500 से 3000 ml। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद में फोर्सेबल एक्सपायरेशन 1000 से 1100 ml। और फिर बचा रेजिडुअल वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम सब कुछ एक्सपायर करने के बाद में बचा रहा अप्रोक्सीमेटली 1200 ml। अब हम आते हैं कैपेसिटीज पे। कैपेसिटीज क्या है? इन्हीं का जोड़ तोड़ करके बनाई गई गाथा है। जरा समझो कैसे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है? टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन इंस्पायर। देखिए, मैंने अभी बोला कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था। नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आपने और ज्यादा कितना इंस्पायर किया, वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पर सोचो जरा, टोटल लंग्स की इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है? नॉर्मल फिर फोर्सेबल, ये टोटल लंग्स की कैपेसिटी कि भैया वो इतना मैक्सिमम सांस ले सकता है। तो टोटल वॉल्यूम एक इंसान जो इंस्पायर कर ले आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहां पर क्या क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि 500 ml प्लस 2500 से 3000, यानी कि टोटल इंस्पायरेटरी रिजर्व इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई 3000 से 3500 ml। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगेन वही कॉन्सेप्ट, आपने नॉर्मल ब्रीथ आउट किया, फोर्सफुल किया, तो नॉर्मल यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सेबल एक्सपायरेशन यानी कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम एयर का जो आप एक्सपायर कर दें आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। टाइडल वॉल्यूम वही 500, ईआरवी हो जाएगा आपका 1000 से 1100। तो ये टोटल हो जाएगा 1500 से 1600 ml। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया। नेक्स्ट समझते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है समझिए। अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो आपकी बॉडी 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करती है, लेकिन एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, यानी कि 72 टाइम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में एंटर करता है और ऑक्सीजनेट होके निकलता है। तो ये समझ लो मोटा मोटा कि जितनी देर में आपने एक बार ब्रीद इन या ब्रीद आउट किया, उतनी देर में कई बार ब्लड लंग्स में से होके निकल चुका होगा, यानी कि हर बार उसको वहां पर ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो लंग्स में नॉर्मली कई सारी हवा भरी रहती है इस काम को करने के लिए, इस फंक्शन को करने के लिए। तो लंग्स में बची हुई है, रेजिडुअल है, फंक्शनल रोल है इसका, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मली एक्सपायर आपने जब किया है तो लंग्स में कितनी हवा भरी होगी जरा समझते हैं। देखो, अगर आपने एक बार भी सांस लेना शुरू कर दिया तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो आपके शरीर से कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। आपकी बॉडी कितना एक्सपायर कर सकती है? टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन नॉर्मली तो आप एक्सपायर फोर्सेबल नहीं करते हैं, नॉर्मल करते हैं। तो नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, और कितना कर सकते थे? ईआरवी, और कितना कर सकते थे आपका ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लंग्स में कौन बचा रहेगा? रिजर्व वॉल्यूम। तो आरवी प्लस ईआरवी, यानी कि 1200, 1100 से 1200 के आसपास प्लस 1000 से 1100 ml, यानी कि कितना हो गया? 2200 ml से 2300 ml तक।
क्लियर? चलें नेक्स्ट देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी क्या है। आपने फोर्स एक्सपायर कर दिया, उसके बाद तुम कितनी सांस लोगे, जरा हम इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या क्या होगा समझिए। आप एक बार सांस लेके देखो, आपने क्या किया, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल एक्सपायर करो, फिर फोर्सेबल एक्सपायर करो, और उसके बाद अपनी ब्रीदिंग को फोकस करना। उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, तुम एक गहरी सांस ही लोगे। जब भी आप फोर्सेबल एक्सपायरेशन करते हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट ब्रीथ आपकी बहुत ही फोर्सेबल डीप ब्रीथ होती है, उसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद आपने जितनी भी हवा ली, वो सब आपका वाइटल कैपेसिटी में आएगा। यहां पर क्या क्या आएगा देखो, नॉर्मल कंडीशन में आप टाइडल वॉल्यूम तो लेंगे ही लेंगे, या फिर अब इसके बाद में नॉर्मल है, कुछ भी है, टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में आपने फोर्सेबल एक्सपायर किया था, तो आपके लंग्स के पास हवा कम हो गई है। आप चाहते हैं कि जो ईआरवी मैंने इसके फंक्शंस में से निकाल लिया था, वो इसको वापस करूं, और ईआरवी वापस कर दो। साथ के साथ में भाई फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर रहे हो, तो आईआरवी तो आएगा ही आएगा। ये हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। बस एक चीज और बची है, विच इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, सारी वॉल्यूम्स को ऐड कर दीजिए, टाइडल वॉल्यूम, फिर उसमें आईआरवी, ईआरवी, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये आपके पूरे लंग्स में मैक्सिमम कितनी हवा भरी हो सकती है, उसकी कैपेसिटी है। अब देखो, टीवी, आईआरवी और ईआरवी को तो हम वाइटल कैपेसिटी भी लिखते हैं, यानी कि वाइटल कैपेसिटी में मैं आरवी ऐड कर दूं तो भी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, फिर हम आगे देखते हैं। चलें स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहां पर एक बात दिमाग में रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्शियल प्रेशर का है। पार्शियल प्रेशर ने जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। किसका पार्शियल प्रेशर, CO2 का भी और ऑक्सीजन का भी। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक टेबल आप लोगों को बना के दी है। ये टेबल का डेटा आप लोगों के लिए जरूरी है, याद करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159, CO2 0.3। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, CO2 का 40। ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम, 40 पार्शियल प्रेशर, CO2 ज्यादा, 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन के न बढ़ गया, 95, CO2 कम है, 40। टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेम है, ऑक्सीजन 40 और CO2 45। अब होता क्या है, जरा मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, ये मेरा एल्वियोलाई है। अब होगा क्या, एल्वियोलाई में हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारा, मैं हार्ट बना रही हूं, और ये हमारे टिश्यूज हैं। होने क्या वाला है, जरा देखते हैं। इन टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स में प्योरीफाई होके लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, टिश्यूज, राइट। ऐसे ही मूवमेंट होने वाला है। अब देखते जाओ, चलो समझते हैं। एल्वियोलाई के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mm of Hg।
लेकिन CO2 का कम है मात्र कितना 40। देखो ध्यान देना, CO2 40 45 40 45 में ही खेल रहा है, ऑक्सीजन 159 104 40 95। ऐसा क्यों? CO2 में बहुत ही कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में भी डिफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता। उसका सीधा सा कारण है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 काफी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, CO2 की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से। कितनी ज्यादा? 20 से 25 गुना। इसीलिए इतने से पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में भी डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं होगा। आप समझिए, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mm ऑफ Hg। देखो, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 है, जहां पर ऑक्सीजन कम है और डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन है वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है। बस काम खत्म। यहां पर आया होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg। यहां पर मूव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर 40। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, जरा समझते हैं। यहां पर ब्लड आया जिसमें CO2 था 45, यहां पर CO2 था 40, तो CO2 ट्रैवल कर गया यहां पर। और ध्यान से समझना, ऑक्सीजन 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 मात्र 40 होता है, तो यहां पर ऑक्सीजन मूव करके आ गया। अब देखो, वापस से इसी डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूं, ब्लड कैपिलरी बना के आपको दिखा रही हूं। ठीक है, ये लीजिए, यहां पर ऐसी सेल्स मौजूद हैं। यहां पर ब्लड कैपिलरीज हैं। इसी बात को थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रही हूं मैं। देखो ध्यान से, यहां पर PO2 है 104, यहां पर जब ब्लड आया तो PO2 है 40। होगा क्या, ऑक्सीजन यहां से, सॉरी, ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रैवल करके आ जाएगी। ऑक्सीजन यहां पर ट्रैवल करके आ जाएगी। अब देखो, CO2 की बात करते हैं। CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर है 45 mm Hg, और मैंने कहा ना, जहां पर भी ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर 40, तो यहां से यहां मूव कर जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट हो जाएगा। ये तो हो गया एल्वियोलाई में। अब यहां पे मूव करके टिश्यूज में आए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 होता है 40, लेकिन PCO2 होता है 40, PO2 होता है 95 mm Hg। लेकिन टिश्यूज में PCO2 होगा 45 mm Hg और PO2 होगा 40 mm Hg।
अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर ये आया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95, टिश्यू में 40, ऑक्सीजन अंदर। CO2 की अगर मैं बात करूं, CO2 की यहां पे बात कर रही हूं मैं, CO2, उसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू में 45, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन तो एंटर हो गई और CO2 बाहर निकल गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 45 और ऑक्सीजन 40, और इस तरीके से इसका पूरा मूवमेंट होता रहता है। अब यहां पर एक बार जरा ध्यान से देखें, यहां पर इस पूरे पोर्शन को समझिए। इस पूरी चीज को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हम समझते हैं। इस एल्वियोलाई की एंडोडर्मिस या इस एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम, इस ब्लड वेसल की एंडोथीलियम, और ये बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीन चीज मिलाकर हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है। क्या क्या हो गया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, समझना ध्यान से। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई प्लस ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, और इनके बीच में भरा बेसमेंट सब्सटेंस। ये सब मिलाकर बन जाएगा आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि यहीं से डिफ्यूजन हो रहा है। और ध्यान से सुनो, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत छोटी होती है, साइज लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या उससे कम का साइज यहां पर होता है। एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम्स में अब आप लोगों को समझाती हूं। देखिए, एल्वियोलाई में PO2 104, PCO2 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95, 95, PCO2 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40, PCO2 45, और सेम टिश्यूज में भी यही कहानी है। क्या हुआ, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें CO2 था 45, लेकिन एल्वियोलाई में 40, हाई से लो, तो CO2 इधर चला गया। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, एल्वियोलाई के अंदर 104, हाई से लो, ऑक्सीजन इधर आ गई। आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, PO2 95, PCO2 40। अब ये पहुंच गए टिश्यूज के पास में। टिश्यूज में ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यूज में 40, डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू सेम, तो ऑक्सीजन हाई से लो यहां से अंदर आ जाएगी। बात करते हैं CO2 की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, हाई से लो, तो यहां से ब्लड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारा एल्वियोलाई का। देखिए, ये एल्वियोलर कैविटी है, ये एल्वियोलर वॉल, 1 वॉल थिक होगी, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम यहां पर मौजूद है। ये ब्लड कैपिलरी, और ये आ गई आपकी ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम। दिस इज ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, दिस इज एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम, और इनके बीच का बेसमेंट सब्सटेंस। ये तीनों चीजें मिलकर बन जाएंगी हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? तो यानी कि आपको कौन कौन से स्टेप्स, मैंने कहा था कि एक एक करके मैं सारे स्टेप्स आप लोगों को बता दूंगी। कहाँ गए हमारे स्टेप्स? हमने देखा था टोटल 4 से 5 स्टेप्स हम लोगों को पढ़ने थे, जिसमें से पहला तो था इंस्पायरेशन या इनहेलेशन ऑफ
इनहेलेशन ऑफ गैसेस, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलाई और एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू टिश्यूज देख लिया। अब हमें पढ़ना है कि ये ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर गैस के ट्रांसपोर्टेशन की अपनी अलग कहानी है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है। पहला तो हीमोग्लोबिन की मदद से। 100 में से 97% टाइम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होती है और बचा हुआ 3% है डिसॉल्व्ड स्टेट, यानी कि प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई। आगे बात करते हैं। CO2 की अगर मैं बात करूं तो वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी। पहला हीमोग्लोबिन की मदद से, दूसरा डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट आयन की मदद से। 70% बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन में 20-25% और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7%। इस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम एक एक करके पहले ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर CO2 को। सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताना चाहती हूं। देखिए, मैंने बोला 97% तो वो हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। एक हीमोग्लोबिन, अगर मैं बात करूं तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है और 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, अब बात आई ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहां होगा? जरा सोचो, कहां बनना चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स? एल्वियोलाई में बनेगा ना, तभी तो बॉडी में जाएगा। तो इसका फॉर्मेशन तो आपको देखने को मिलेगा एल्वियोलाई के अंदर, और ये टूटता कहां पर है? टिश्यूज में। टिश्यूज में ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है ताकि आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। तो फिर ऐसा क्या है जिसके कारण ये फॉर्म एल्वियोलाई में हो रहा है लेकिन टूट टिश्यू में रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसी कंडीशन होगी। जरा अब हम उस कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है और टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर ही इतना नहीं है कि हीमोग्लोबिन उससे बाइंड कर सके। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर लो होता है, तो CO2 बीच में टांग नहीं अड़ाता, इसीलिए ये आसानी से बन जाता है। लेकिन टिश्यूज में हाई होता है तो वो बीच में बाजी मार देता है और इसीलिए वहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है। तीसरी कंडीशन है टेम्परेचर। तीसरी कंडीशन है टेम्परेचर। लंग्स में बाहर से हवा आती है तो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर पर आसानी से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन हाई बॉडी के बाकी टिश्यूज में कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर होता है तो इसीलिए यहां पर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, फोर्थ कंडीशन, वो है पीएच। लंग्स के अंदर हाई पीएच होता है और टिश्यूज के अंदर लो पीएच होता है। हाई पीएच के कारण इसका फॉर्मेशन होता है और लो पीएच के कारण ब्रेकडाउन हो जाता है। एक और कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन बता देती हूं मैं, विच इज पीएच है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। पीएच अगर ज्यादा है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कम, यहां पर लो H+ कॉन्सेंट्रेशन है और टिश्यूज में हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन है। पीएच या H+ कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कम, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम और यहां ज्यादा क्यों है ये थोड़ी सी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर ये सारी कंडीशंस फेवर कर रही हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स और ये सारी कंडीशन एल्वियोलाई में मिलती हैं, इसीलिए एल्वियोलाई के अंदर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन दिखेगा। लेकिन इसकी ऑपोजिट कंडीशन टिश्यूज में है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए ब्रेकडाउन हो जाता है। अब एनसीईआरटी में एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व दे रखा है। ये कर्व क्या कह रहा है समझो, बहुत सिंपल सी ये बात कह रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता जाएगा, लेकिन अप टू अ लिमिट। जैसे ही पार्शियल प्रेशर मतलब जैसे ही सैचुरेशन 100% हो गया, जैसे ही सैचुरेशन 100% हो गया उसके बाद आप कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं। 10 हीमोग्लोबिन थे, आपने इतना प्रेशर देना, आपने पहले प्रेशर देना शुरू किया तो थोड़े थोड़े हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन आने लग गई। अब एक हीमोग्लोबिन मतलब एक गाड़ी में 4 सीटें, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। भाई 10 गाड़ियों में ऑलरेडी 40 ऑक्सीजन बैठे हैं तो तुम कितना प्रेशर लगा लो, कितनी माथाफोड़ी कर लो, सैचुरेशन थोड़ी बढ़ जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वो इधर उधर करके बीच में लोगों को बिठा लेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसीलिए जैसे ही 100% सैचुरेशन आ जाता है आप उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले सिंपल चीज जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी अभी देखी, मैंने क्या बोला, CO2 के ट्रांसपोर्ट में एक तो हमको चाहिए हीमोग्लोबिन, बाकी तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, और तीसरी चीज बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, पहले मैं आपको हीमोग्लोबिन की बात कॉन्टिन्यूएशन में समझा देती हूं। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन CO2 से भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, हीमोग्लोबिन CO2 का भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। 100 ml हीमोग्लोबिन, 5 ml ऑक्सीजन और 4 ml CO2 को
ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कैसे? अब देखिए, जैसे हमने देखा कि की ऑक्सी हीमोग्लोबिन की क्या क्या कंडीशन है, अब हम देखेंगे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की कंडीशंस देखते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो तुम्हें क्या लगता है फॉर्मेशन कहां होगा? इसका फॉर्मेशन टिश्यूज में होता है और फिर ये एल्वियोलाई में जाकर टूट जाते हैं और इनका ब्रेक डाउन एल्वियोलाई में होता है। वही सारी बातें जो हमने ऑलरेडी देखी थी। ऐसा करें क्या, एक जुगाड़ करके देखें? चलो एक जुगाड़ करके देखते हैं। मुझे काम कम करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखो। कॉपी कर लिया, यहां पर आ गए, ये लो पेस्ट हो गया। मेरा काम तो हो गया, तुम लोगों को वापस से लिखना पड़ेगा, पर बस थोड़ा सा वेरिएशन देखिए। ऐसा करती हूं, इसका ब्रेकडाउन एल्वियोलाई में होगा और इसका फॉर्मेशन टिश्यूज में होगा। ठीक है, अब देखो, टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, CO2 का ज्यादा, तो CO2 को चिपकाने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर ज्यादा, CO2 को चिपकाने की कोशिश करेंगे। pH कम, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ चिपकाएंगे। तो इसीलिए टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो टूटता है पर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता रहता है। सिमिलरली एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, CO2 का कम, तो CO2 का टूटेगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक फंडा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज कार्ब की बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ये ट्रैवल करते हैं। होता क्या है, ये हमारी आरबीसी है, वही बाइकॉन्केव। इस आरबीसी के अंदर एक बहुत ही चमत्कारी एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करता है जरा समझना। ये क्या करेगा, ये CO2 और वाटर को मिलाकर H2CO3 बना देता है। इसी को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये सब काम टिश्यूज में हो रहा है। ठीक है, वहां पर ये इस तरीके से काम करेगा और फिर H2CO3 टूट जाता है H+ और HCO3- में। फिर ये ट्रैवल करके आएगा और पहुंच जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। कहां पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाएगा। वहां पर क्या होगा जरा समझो, वहां पर इसका उल्टा होगा। वहां पर ये H+ और HCO3- H2CO3 में कन्वर्ट होते हैं और वो CO2 और वाटर निकाल देता है और ये CO2 रिलीज आउट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, रिलीज्ड आउट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बाइकार्बोनेट्स के बारे में बता रही हूं मैं आप लोगों को। ये हमारी एल्वियोलाई के अंदर बात हो रही है। बाइकार्बोनेट आयंस टिश्यूज के अंदर CO2 और वाटर मिलके H2CO3 बना, H+ और HCO3- में टूट गया
आराम से ट्रैवल करके एल्वियोलाई तक आएंगे, वहां पर H+ और HCO3- से H2CO3 बनेगा, CO2 निकल जाएगा बॉडी से बाहर। और यहीं से एक बात और कनेक्ट करो, टिश्यूज में H+ आयंस हैं, फ्री H+ आयंस हैं, इसीलिए यहां पर टिश्यूज में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, pH कम। इसीलिए जब मैंने आपको यहां पर भी पढ़ाया तो मैंने आपको बोला कि टिश्यूज में फ्री H+ आयन ज्यादा है, H+ आयन ज्यादा, pH कम। लेकिन यहां पर एल्वियोलाई में तो CO2 और वाटर निकल रहा है, इसीलिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम और pH ज्यादा। और इस तरीके से बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। हैव अ लुक एट दिस, पे चैप्टर खत्म करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम इस चैप्टर के लास्ट सेकेंड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बना के दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने खुद ने नोटिस किया होगा, आप सो रहे हैं, आप आराम से पढ़े, आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो होती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डर में हैं, टेंशन में हैं, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तो कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारी ब्रीदिंग रेट को हैंडल करने का काम कर रहा है। कौन है, जरा समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, दो मेन रीजन है जिसमें से एक, सबसे पहले मैं पहले का नाम लेती हूं, विच इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो कि प्रेजेंट है मेड्यूला में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर मौजूद होता है। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, यहां पर हम ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है जरा अब हम इसको समझते हैं। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला में प्रेजेंट है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल यही है। दूसरा नाम बता देती हूं, दूसरा नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये प्रेजेंट है पॉन्स में, P फॉर न्यूमोटैक्सिक, P फॉर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन। अब देखो होता क्या है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसी के बगल में एक कीमो सेंसिटिव एरिया है, एक कीमो सेंसिटिव एरिया है। ये कीमो सेंसिटिव एरिया हाईली सेंसिटिव है टू CO2 एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर ब्लड में थोड़ी भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन या H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये फटाफट से भेजता है सिग्नल रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और इससे कहता है कि तुम जल्दी से कुछ काम करो और जल्दी से CO2 और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करो। तो ये पॉन्स की हेल्प लेती है। पॉन्स क्या करता है, ये ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जैसे गहरी सांस ली, टाइम लगा, जल्दी सांस ली हमने, तो ड्यूरेशन डिक्रीज कर दी ताकि नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर ब्रीथ पर मिनट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये इसी के एडजेसेंट में मौजूद होता है। ये बहुत सेंसिटिव है, किसके? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये CO2 और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। जैसे ही वो थोड़ी सी बढ़ेगी ये इसके पास पहुंचेगा, ये इससे बोलेगा, अपनी तरफ से काम करेगा और इससे बोलेगा, ये ड्यूरेशन डिक्रीज कर देता है ताकि नंबर ऑफ ब्रीथ बढ़ जाए। उसके अलावा कुछ और कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कहां पर? नियर aortic
arc, near aortic arc and carotid artery. वो आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है और aortic arc के पास में मौजूद हैं रिसेप्टर्स, ये भी यहां पर बढ़ती हुई CO2 और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और इसके पास में पहुंच जाते हैं कि भैया कुछ तो काम करो। तो यानी कि हर जगह इंपॉर्टेंट रोल है CO2 का, H+ का, CO2 का, H+ का। ऑक्सीजन का क्या? कुछ नहीं। कॉन्सेंट की रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। यानी कि ऑक्सीजन का इतना बड़ा कोई रोल ही नहीं है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने कम होने से दिक्कत नहीं होती है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़नी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? और ये था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं एस्थमा बताती हूं, जो कि यूजुअली एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसमें हो जाता है इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा ब्रोंकाई के अंदर एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बीमारी बताती हूं, दूसरी है एम्फाइसीमा या एम्फीसीमा। इसके अंदर क्या होता है? एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं। और क्यों हो जाती हैं ये वॉल्स डैमेज? इसका सबसे बड़ा कारण है सिगरेट स्मोकिंग। प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग के कारण एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। तो इसीलिए डिक्रीज इन एक्सचेंज एरिया, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। भाई सोचो जरा कि हमारे एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो गई हैं, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तुम कितनी भी प्योर ऑक्सीजन अंदर ले लो, वहां पर प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। और तीसरे हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, यानी कि इंसान के ऑक्यूपेशन, उसका जो काम है, उसके कारण भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूं, एक बीमारी है फाइब्रोसिस। वो इंसान जो कि कॉटन मिल वगैरह में काम करते हैं, उनके वहां पर बहुत छोटे छोटे कॉटन के फाइबर्स उड़ते हैं। वो कॉटन के फाइबर्स रेस्पिरेशन के थ्रू उनके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और डैमेज करने लगते हैं। तो फाइब्रोसिस एक बीमारी है। दूसरा बताती हूं, सिलिकोसिस। ऐसे लोग जो कि काम करते हैं ऐसी जगह पे जहां पे पत्थर तोड़े जाते हैं, स्टोन ग्राइंडर्स में जो काम करते हैं। देखो, फाइब्रोसिस हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सिलिकोसिस हो जाता है जब आप स्टोन ग्राइंडर में काम कर रहे हैं, जहां पर पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, तो उससे भी धुआं निकलता है। वो भी सिलिका डस्ट बॉडी में जाके बैठ जाती है। एक है एस्बेस्टोसिस, जो कि एस्बेस्टोस डस्ट के कारण होती है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स कहलाए जाते हैं। इसको ट्रीट करने का ये तरीका थोड़ी है कि नौकरी छोड़ दो। आप ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर सब्सटेंसेस, या मास्क वगैरह लिख देती हूं। मास्क हो गया या कोई ऐसी चीज जिससे आप अपने नाक को कवर कर सकें, हम उसको यूज कर सकते हैं।
एंड विद दिस स्टूडेंट्स हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया है। नाउ वी गाइस विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स। डीपीपी सॉल्व करिएगा, डाउट्स पूछिएगा, लाइव सेशन में मुझसे मिलिएगा और अब हम अगले क्लास में बात करेंगे अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।